नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, क्या किसी एक समस्या के अलग अलग निदान हो सकते हैं? क्या किसी एक समस्या को दो अलग अलग तरह से एड्रेस किया जा सकता है? क्या दो अलग अलग तरीके से एड्रेस करना उचित होता है? ये सवाल उठ रहा है आज वक्फ बोर्ड को लेकर हमारे देश के दो बड़े नेताओं के काम करने की स्टाइल से। और दो बड़े नेता कौन? एक तरफ हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। दोनों लोगों का वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से अलग अलग नज़रिया है वो बहुत से प्रश्नों को जन्म दे रहा है और इस समस्या से निपटारा कैसे हो, इसका क्या रास्ता हो, इसमें एक बड़े गंभीर किस्म के संकेत दे रहा है कि समस्या से निपटने के लिए असल फार्मूला होना क्या चाहिए। अब आप देखिए कि मोदी जी ने जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उसके बाद से अचानक से पूरे देश में वक्फ बोर्ड की कारगुजारियों की तमाम तरह की खबरें आना शुरू हो गई और ऐसी ऐसी खबरें आने लग गई कि जिन्होंने देश के दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। आप देखिए कि तमिलनाडु के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। वहां पर रहने वाले सभी लोगों के घर, जमीन, मकान सब कुछ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। वहां का 1000 से भी ज़्यादा पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। इसके साथ ही कर्नाटक के अंदर किसानों की हजारों बीघा जमीन पर इन्होंने अपना दावा ठोक दिया। इसके अलावा दिल्ली की बहुत सारी प्रॉपर्टियों पर अपना दावा ठोक दिया। सारी ऐतिहासिक एएसआई के अंतर्गत आने वाली इमारतों तक पर इन्होंने अपना कब्जा ठोक दिया। इसके अलावा दावे तो इन्होंने ऐसे ऐसे ठोक दिए कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। आंध्र प्रदेश से लेकर केरल तक और जो है पूरे देश में हर राज्य में इनकी कारगुजारियों की ऐसी ऐसी खबरें आने लग गई कि पूरा देश स्तब्ध रह गया। उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी सरकार पर देश से एक प्रेशर पड़ा कि भाई ये वक्फ बोर्ड आखिर इस देश में करना क्या चाहता है। जिस हिसाब से ये अपनी प्रॉपर्टियां बढ़ाता जा रहा है, जिस हिसाब से ये नए नए दावे पेश करता जा रहा है, ज़मीनों पर अपना कब्जा बताता जा रहा है, कब्जा जमाता जा रहा है, इनकी ये मनमानी आखिर कहाँ जाकर रुकेगी? इस तरह तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि ये पूरे देश को ही वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देंगे और तब इस देश के सनातनी लोग, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? लिहाजा लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, इस विषय की गंभीरता को समझा और उसी का नतीजा है कि मोदी सरकार पर एक प्रेशर पड़ा, एक प्रेशर बना कि इसको एड्रेस किया जाए, इस विषय को किसी भी हालत में एड्रेस किया जाए। तो इस विषय के लिए मोदी सरकार ने गहन मंथन किया और तब इन्होंने एक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल संसद में लाने की ठानी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोदी जी के काम करने की एक स्टाइल है, वो हर चीज़ को मेक इट लार्ज वाली स्टाइल में करना पसंद करते हैं। तो उसी का नतीजा ये था कि संसद में जब ये बिल पेश किया गया तो विपक्षियों ने तो इसके खिलाफ हंगामा करना ही था, उन्होंने हंगामा किया। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात ये हुई कि विपक्षी पार्टियों की मांग ना होने के बावजूद भी मोदी सरकार ने खुद ब खुद इस बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया। जबकि आप मोदी जी के पहले 2 कार्यकाल देखेंगे तो विपक्ष की किसी भी बिल पर जेपीसी को सौंपने की मांग को इस सरकार ने हमेशा खारिज किया है। लेकिन वक्फ मामले में ये पहली बार हुआ कि खुद मोदी जी ने, खुद मोदी सरकार ने, खुद मोदी कैबिनेट ने इस बिल को बिना किसी मांग के जेपीसी के हवाले कर दिया और जेपीसी की एक समिति बना दी जिसको एक समय सीमा दे दी गई कि भाई आप इस पर विचार विमर्श कीजिए और अपनी रिपोर्ट सरकार को अपना अगले सत्र में सौंप दीजिए। समिति ने अपना काम करना शुरू किया। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश का विपक्ष जो मोदी के हर चीज़ का
विरोध करता है तो वो इस बिल का कैसे समर्थन कर सकता था। लिहाजा जेपीसी में ना कोई चर्चा होनी थी ना हुई। जेपीसी की सारी मीटिंगें चढ़ गई हंगामे के भेंट। वहाँ चली सिर्फ गाली गलौज, नारेबाजी और यहाँ तक कि एक दो बार तो मारपीट तक की नौबत आ गई। एक सांसद महोदय बंगाल के घायल हो गए और उसका नतीजा ये निकला कि बिना किसी चर्चा के इनकी मीटिंगें समाप्त होने लगी। तो वक्त इस समिति के बारे में तो एक बात और देखने वाली है कि वो एक कहावत है ना कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, वो कहावत पूरी तरह चरितार्थ करके दिखा रही है जेपीसी। इनका काम था विपक्षी पार्टी के सांसदों के साथ मिलकर किसी बिंदु पर पहुंचना और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपना। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे देश से मेल मंगवानी शुरू कर दी, पूरे देश से आपत्तियां मंगवानी शुरू कर दी, पूरे देश से सुझाव मांगने शुरू कर दिए और इन्होंने तमाम मुस्लिम संगठनों के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी। थोड़ा दिखावे के लिए हिंदू संगठनों के साथ भी ये बैठक करते रहे, लेकिन इस्लामिक संस्थाओं के साथ तो इनकी मीटिंगें खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही। और ये उसी का कारण है कि ये समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और इन्होंने सरकार से अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर दी। अब सरकार भी लगता है कि शायद इसको लटकाने के मूड में थी या ठंडे बस्ते में डालने के मूड में थी, तो उनने भी बिना किसी हीला हवाली के इनको समय विस्तार दे दिया। और अब देखते हैं कि ये इनकी रिपोर्ट कब तक आती है और कब तक संसद में पेश होती है, कब ये बिल पास होता है और कब ये लागू होता है। दूसरी तरफ समस्या को किस तरह से एड्रेस किया जाए, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यदि आपको देखना है तो आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली। जैसा कि आप जानते हैं और वो हैदराबाद में बैठा हुआ ओवैसी भी बहुत बार कह चुका है कि वक्फ बोर्ड की सबसे ज़्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं और खुद ओवैसी ने माना है कि उनमें से 95% संपत्तियों के वक्फ के पास कोई कागज नहीं है। यानी एक तरह से देखा जाए तो वो जुआ खर्च से ही सारी प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड ने अपनी बना ली हैं। लिहाजा अब से 2 साल पहले योगी जी ने वक्फ में अमेंडमेंट किया और बिना किसी ढोल ताशे को बजाय किया। उसका नतीजा ये कि ना किसी तरह का कोई हंगामा हुआ, ना ही किसी तरह की कोई आपत्ति हुई, ना ही कोई दंगा हुआ, ना ही लोग सड़कों पर उतरे और उसने अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करना शुरू कर दिया। योगी जी ने आदेश दिया था कि वक्फ की सारी संपत्तियों की जांच की जाए, तो प्रशासन ने उनकी जांच शुरू कर दी बिना किसी प्रचार के और बिना किसी शोर शराबे के। वो अभी चल ही रहा था कि वक्फ बोर्ड के 2-3 बड़े बड़े तमाशे उत्तर प्रदेश में होना शुरू हुए। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले इस वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की 500 एकड़ जमीन को अपना बताया। इन्होंने कॉलेज प्रशासन को एक पत्र जारी किया कि आपकी बिल्डिंग सहित 500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने रजिस्टर में दर्ज कर ली है। यदि आपको इस पर कोई आपत्ति है तो 15 दिन के अंदर आप इस पर अपनी आपत्ति पेश करें। उसके बाद आपकी किसी आपत्ति की कोई सुनवाई किसी स्तर पर नहीं की जाएगी। इतनी बड़ी घटना हो गई और उसका संज्ञान योगी जी ना लेते ये तो संभव ही नहीं था। लिहाजा योगी जी ने उसका संज्ञान लिया और जब उसकी जांच करना शुरू किया तो उस कॉलेज के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो फर्जीवाड़ा किया था, उसको जब ये लगा कि अब इस जांच की आंच में तुम्हारा दामन जलना तय है, तुम लपेटे में आने तय हो, तो रातों रात इसी वक्फ बोर्ड ने ये घोषणा कर दी कि साहब गलती से इस कॉलेज की ज़मीन हमारे रजिस्टर में दर्ज हो गई है, वक्फ बोर्ड का इस ज़मीन पर कोई हक नहीं है, यह ज़मीन कॉलेज की है। कॉलेज के जवाब से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। यानी हिंदुस्तान के किसी वक्फ बोर्ड के इतिहास में ये पहली घटना है जिसमें इस वक्फ बोर्ड ने अपनी उगली हुई ज़मीन को, अपनी निगली हुई ज़मीन को वापस उगला है। इसे कहते हैं कानून के राज की हनक।
इसे कहते हैं राजदंड की हनक, जो दिखाई है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने। दूसरी घटना हुई अभी हाल ही में संभल में। संभल में दंगों के बाद जब उस मस्जिद के सामने सरकार ने तय किया कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था संभालने में आसानी रहे, और वहाँ पुलिस चौकी बननी शुरू हुई, तो ये विपक्षी लोग इतनी बुरी तरह बौखला गए कि ये किसी भी कीमत पर संभल में प्रशासन की कार्रवाई रोकने के लिए एकजुट हो गए। इन्होंने यहाँ पर भी अपने उसी वक्फ नामक घातक हथियार का प्रयोग किया। इन्होंने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल संभल भेजा, जिसने दंगाइयों को 5-5 लाख रुपए बांटने के साथ ही प्रशासन के सामने कुछ कागजात रखे और पूरे संभल की, यानी संभल जो पूरा शहर 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, उससे भी ज़्यादा 7 वर्ग किलोमीटर जमीन संभल की इन्होंने वक्फ बोर्ड की बता दी और प्रमाण के रूप में कुछ फर्जी कागज पेश कर दिए। किसी अब्दुल समद के नाम से इन्होंने वो वक्फ को दान करना बताया। लिहाजा प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया और इतने बड़े दानवीर जिसने 7 वर्ग किलोमीटर ज़मीन दान कर दी हो वक्फ बोर्ड को, उसकी ढूंढभाल शुरू हुई, उसकी खोजबीन शुरू हुई, तो वो कहीं मिला नहीं, उसका कोई वारिस कहीं नहीं मिला। और जब इस फर्जीवाड़े की जांच की आंच में लगा इन विरोधियों को और हैदराबाद में बैठे हुए ओवैसी को कि इस जांच की आंच में वो लोग खुद भी जल सकते हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, कानून अपना काम करेगा तो ये लोग लपेटे में आएंगे, तो इन्होंने रातों रात उसका एक वारिस खोज लिया। इन्होंने एक व्यक्ति को, उस अब्दुल समद नाम के व्यक्ति का वारिस बनाकर प्रशासन के सामने भेजा, मीडिया के सामने भेजा। वह व्यक्ति एक एफिडेविट लेकर आया और उसने बताया कि हमारे पूर्वजों का इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने कोई ज़मीन इस तरह की वक्फ नहीं की है, लिहाजा हमारा इस ज़मीन से कोई मतलब वास्ता नहीं है, यह ज़मीन सरकारी है और सरकार जैसे चाहे इसका इस्तेमाल करे, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो ये फर्जीवाड़ा मात्र 3 से 4 दिन के अंदर किस तरह दम तोड़ गया, यह है योगी आदित्यनाथ जी के काम करने का तरीका। अब तीसरा देखिए उदाहरण, प्रयागराज कुंभ भूमि में जब मुस्लिमों की एंट्री बंद की गई, जब ये मांग उठी कि भाई इन लोगों को यहाँ धंधा नहीं करने दिया जाएगा, इनको इस क्षेत्र में घुसने की परमिशन नहीं दी जाएगी, तो यहाँ भी इन्होंने वही अपने वक्फ नाम के घातक हथियार का प्रयोग किया। इन्होंने कुंभ क्षेत्र की वो भूमि जहाँ हमारे साधु सन्यासियों के डेरे तंबू लगे हुए हैं, उस जमीन को, उसमें से 54 बीघा जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया। अब ये मूर्ख इतना भी नहीं जानते कि नदी नालों के आसपास की ज़मीन की ना कोई रजिस्ट्री होती है, ना ही वो किसी की प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रॉपर्टी होती है, तो लिहाजा उसको तो वक्फ किया ही नहीं जा सकता। लेकिन साहब वक्फ बोर्ड तो है वक्फ बोर्ड, इन्होंने उस ज़मीन पर अपना दावा ठोक दिया और एक तरह का अजीब व गरीब माहौल उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश की। अब योगी जी ने उस पर भी जब नजरें टेढ़ी की तो ये लोग होश में आ गए। इन्हें लगा कि हम तो बहुत बड़ी गलती कर गए हैं कि हमने इस तरह का दावा ठोक दिया। तो उसके तुरंत बाद ये लोग एकदम से यू टर्न मार गए, और यू टर्न भी ऐसा मारा कि खुद ये देखकर लोग हैरान रह गए कि क्या ये वही वक्फ बोर्ड है कि जिसको इतनी असीम ताकत कांग्रेसी सरकार ने दी थी कि जिसकी मर्जी ज़मीनों पर मनमर्जी कब्जे करता घूमता है, जिसका कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ये वही वक्फ बोर्ड है। कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति कभी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इस बात को स्थापित किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो उत्तर प्रदेश में तो जब तक योगी जी हैं वक्फ की मनमानियाँ नहीं चलेंगी। इसके अलावा योगी जी से सबक सीखते हुए ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने तो अपने राज्य के पूरे वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दिया।
कहीं कोई हंगामा नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। तो यदि काम करने का नियत हो, कोई काम करने का आदमी के अंदर जज्बा हो, तो कोई समस्या, बड़ी समस्या शासन के सामने नहीं होती। ये स्थापित हो चुका है। तो जब यही वक्फ बोर्ड है और यही इसके काम करने की पूरे देश के अंदर स्टाइल है, तब इसको हमारे देश के दो नेता अलग अलग नज़रिए से क्यों देख रहे हैं, क्यों इसके साथ अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अरे जब कोई संस्था मनमानी कर रही है तो उसका इलाज तो केवल ये है कि उसको कानून के डंडे से हाँका जाए, ना कि उसके लिए तरह तरह के सेमिनार बुलाए जाएं, तरह तरह के आयोजन किए जाएं, इसकी राय लो, उसकी राय लो। इससे क्या हासिल होगा? तो मेरा कहना यह है कि मोदी जी को भी अपनी स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। रास्ता योगी जी ने दिखा दिया है। समस्याओं को टालने से कुछ हासिल नहीं होता है, समस्याओं का सामना करके ही उनका समाधान निकलता है। तो हमारा निवेदन है मोदी जी से कि आने वाले सत्र में इस वक्फ बिल में अमेंडमेंट की इच्छा त्याग दें और इसको पूरी तरह खत्म करने के बारे में बात करें और इसको खत्म करें। किसी भी संस्था को इतनी असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते, इतने असीमित उनको खुला नहीं छोड़ा जा सकता कि वो पूरे देश के लिए समस्या बन जाए। रास्ता योगी जी ने दिखा दिया है। सिर्फ संसद भवन में सेंगोल स्थापित करने से राजधन की हनक नहीं बनती है, उसके लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना होता है और ये बात मोदी जी को समझनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।